और बात करते हैं एक सेक्टर की जहां ऑफ लेट काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स बुलिश हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीडीएमओ सेक्टर के लिए। ये साल हालांकि काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी होप्स हैं। विनी से जानते हैं आखिर कैसा रहा ये साल और क्या उम्मीदें हैं 2025 के लिए। विनी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो 2024 सीडीएमओ प्लेयर्स के लिए स्टार्ट तो हुआ कड़वेपन से, वो दवाई का कड़वेपन उनमें भी था, क्योंकि मेनली उन्होंने क्या फेस किया, बायोटेक फंडिंग जो एक काफ़ी सबड्यूट थी, काफ़ी धीमी थी, वहाँ पे फंडिंग नहीं मिल रही थी बायोटेक फंडिंग, और उसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा था। उसके अलावा अर्ली स्टेज के प्रोडक्ट्स भी उसकी वजह से ही कम हो चुके थे। तो ये मेजर रीजंस थे कि सीडीएमओ की कुछ तरफ से ग्रीन शूट्स नहीं दिख रहे थे। अभी यहाँ पे आगे जाते हुए देख रहे हैं कि 2025 या सेकेंड हाफ ऑफ 2024 का साल भी देखे तो थोड़ी थोड़ी मिठास आते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बायोटेक फंडिंग में अभी थोड़ी अपटिक दिख रही है। सीडीएमओ की जो सर्विस साइड डिमांड है, स्पेशली कमर्शियल मॉलिक्यूल्स देखे या इवन बायोलॉजिक्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे भी डिमांड की अपटिक दिख रही है। तो इम्प्रूवमेंट वहाँ पे भी दिख रही है और सीडीएमओ की डिमांड वहाँ पे बढ़ेगी उसकी वजह से। ओवरऑल न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे भी रिकवरी दिख रही है। तो ओवरऑल उनके जो छोटे सेगमेंट्स हैं अंदर भी वहाँ पे रिकवरी दिख रही है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड बन जाता है। उसके अलावा आगे जाते हुए देखें तो जो कंपनीज की कमेंट्री आई हुई है अभी 2024 में, Q2 FY24 की बात करें तो वहाँ पे भी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। पिरामिल फार्मा बोल रहे हैं कि उनका सीडीएमओ साइड जो बिजनेस है दैट इज आउटपेसिंग ग्रोथ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ पे दिख रही है। डीवीज लैब भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आगे जाते हुए भी देखेंगे। और सिंजीन, न्यूलन लैब्स, लॉरस लैब्स, उन सबकी कमेंट्री एक ही चीज़ बता रही है कि FY25 में भी ये पूरा साल जो रहेगा सबड्यूट था, पर FY26 से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव कमेंट्रीज भी है, मैनेजमेंट भी काफ़ी बुलिश है उनकी कंपनीज की ग्रोथ और स्ट्रैटेजी पे आगे जाते हुए। ना एक जो चीज़ है कि गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट निकाली हुई है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीडीएमओ प्लेयर्स के लिए FY26 और FY25 में अराउंड 9% ग्रोथ है, पर FY26 और FY27 की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, 17% की ग्रोथ। तो ये साल में जो ग्रोथ है 9% से डबल होने की क्षमता है नेक्स्ट 1-2 साल में, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा वैल्यूएशन एक कंसर्न बन जाता है, क्योंकि जैसा आपने अभी बताया कि हमने थोड़ा रनअप देखा हुआ है, काफ़ी लोग बुलिश हो रहे हैं स्टॉक पे। तो रीसेंट टाइम्स में अगर देखें तो सीडीएमओ प्लेयर्स में काफ़ी अच्छी रनअप दिखी है स्टॉक में वर्सेज अदर निफ्टी प्लेयर्स। और निफ्टी फार्मा ओवरऑल भी देखे तो उन्होंने सिर्फ 34% ग्रोथ देखी है ये साल में, पर सीडीएमओ प्लेयर्स ने 40% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी है मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ने। तो उसकी वजह से वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव बन चुके हैं। तो ये एक फैक्टर रहेगा कि क्या आगे जाते हुए ये कंसर्न बन जाता है वैल्यूएशंस, ये ऑब्वियसली हम लोग वॉच आउट करेंगे। बट काफ़ी अदर पॉइंट्स भी है जो वॉच आउट करेंगे कि बायोसिक्योर एक्ट उसका क्या होता है, क्या कंपनीज एक्चुअली जो उनको इंक्वायरी मिल रही है सीडीएमओ प्लेयर्स को, क्या वो कंफर्म ऑर्डर में कन्वर्ट कर पाएगी अपने आप को। उसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक की क्या स्पेसिफिक लॉन्चेस होगी, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे 2025 में, कि ये मेन फोकस करेंगी कंपनियां भी और क्या ये वर्कआउट करेंगी कंपनियों के लिए 2025 में। बिल्कुल, तो सीडीएमओ स्पेस में एक अच्छी खासी ग्रोथ संभव है फिनेंशियल ईयर 2025 और 26 की बात करें। शुक्रिया विनी इस तमाम अपडेट के लिए। शरद जी, सीडीएमओ स्पेस में क्या अच्छा लग रहा है आपको, आपकी कोई पिक स्पेस से? मुझे लगता है एबॉट एक लार्जर कंपनी है, उसको थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए और वैल्यूएशंस वहाँ बहुत सस्ती तो नहीं है बट डीवीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ती हैं और जीएलपी वाले अपॉर्चुनिटी कौन कितनी बड़ी तरीके से इनकैश कर पाता है वो देखना पड़ेगा। हालांकि इनिशियल स्टेजेस में काफी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है अगर आप लार्जर मल्टीनेशनल टाइप स्टोरी में जाना चाहते हैं तो एबॉट एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। और वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से शायद नैटको भी एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो GLP-1 वाली अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सके। नैटको में वैल्यूएशन बहुत बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है, तो मुझे लगता है नैटको प्रोबेबली बेस्ट बेट होनी चाहिए इस स्पेस को प्ले करने के लिए। जी हाँ, इस बीच आप लेके आइए निफ्टी आईटी। अब लेके आइए, जो मैंने मार्क किया था 40 अंक नीचे निफ्टी आईटी था, अब निफ्टी आईटी 200 अंक ऊपर आ गया है और बहुत ही कैलकुलेटेड स्विंग है। आई थिंक निफ्टी आईटी ने दिया सुबह नैस्डैक का रिएक्शन और अब निफ्टी आईटी डे हाई पर 23 इनफैक्ट ऑलमोस्ट 44,000 के जोन को स्ट्राइक करने की तैयारी करता हुआ। HCL राजेश पलवे जी की कॉल थी, वो डे हाई पर आ गई है और अब टेक महिंद्रा भी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका, क्योंकि आज का लो 50 रेमा रहा निफ्टी आईटी का, टेक महिंद्रा को एक बार रीड करिएगा, आपका रीड किया हुआ स्टॉक, इसने भी पैरेलली निफ्टी आईटी की तरह बिहेव किया, एग्जैक्टली वही 50 रेमा का लो।
इस पर आपका टेक महिंद्रा पे 1738 डे हाई। विनीत जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल आपने राइटली पॉइंट आउट किया था आईटी, मुझे लगता है बॉटम से ही आपने पकड़ा। तो तब भी मैं टेक महिंद्रा देख रहा था और टेक महिंद्रा ने 1730 का इसका जो क्लस्टर था, इस क्लस्टर को निकाला है। तो मुझे लगता है 1730 के ऊपर एक रैली मिलनी चाहिए, जहां पे आप कह सकते हैं कि ये करीबन 1770 1780 तक का मूव अनफोल्ड करेगा। ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे करीबन 3.5% अप है, तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड की पोजीशन यहाँ पे हो रही है। तो इट्स अ बाय इन टेक महिंद्रा according to 1730, which is a breakout point. Your stop loss should be at 1750 15. ओके, मीनवाइल एक बार मार्केट देखिए जरा, मिड कैप में शानदार रिकवरी आपको दिखाई देगी एक बार फिर से। और यही हम डिस्कस कर रहे थे कि इस मार्केट में किसी एक मूव को देखकर बस ये ना माने कि बस एक ट्रेंड बन गया। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स किस तरीके से रिकवर हुआ। एक बार स्टॉक लेकर आइए लुपिन का, और उस पर मैं कॉल लूँगा राजेश सतपुते जी से, क्योंकि सुबह उनका ही कॉल था लुपिन पर। और एक बार इसका फ्यूचर लेकर आइए, क्योंकि लुपिन फ्यूचर पर 2300 का टारगेट था और मेरे ख्याल से वो टारगेट अभी अभी हिट हुआ है लुपिन का फ्यूचर्स। राजेश जी, शानदार कॉल थी ये, कई बार हमने खैर डिस्कस किया। 2303 आपका 2300 का टारगेट था, हिट हुआ ये टारगेट और स्क्रीन पर तेज़ी प्ले हुई। बताइए अब इसको यहाँ बुक करना है या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्या अप्रोच रहेगी? अनुज जी, देखिए इंट्राडे प्लेयर के लिए तो डेफिनेटली टारगेट पे बुक करना ही ठीक रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट है, इसका टारगेट अगर 2300 के ऊपर का क्लोज होता है तो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड होगा 2340 से लेके 2360। तो बायस जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, इंटैक्ट है एज फार एज द पोजिशनल इज कंसर्न। लेकिन इंट्राडे स्विंग अगर किसी ने लिया है तो उनके लिए तो ये प्रॉफिट टेकिंग प्लेस है। इंट्राडे में भले ही प्रॉफिट बुक कर लें, और करना भी चाहिए क्योंकि स्क्रीन पर ये तेज़ी प्ले हुई है 2226 से 2294 की इस समय स्क्रीन पर। चलिए अब एक और